नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ और योगा का मास्टर हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। मैं यहाँ योगाहार पे बातें करता हूँ, यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम में। इसमें मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि स्टे हेल्दी विदाउट मेडिसिन। आप बिना दवाई से हेल्दी रहे, वही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे योगाहार पे और हर रोज नए प्रश्न, नए क्वेश्चन और इसके ऊपर बातें करते हैं। एक प्रश्न आया है कि कच्चा खाने वाले और पकाया खाने वाले को पानी कब कितना पीना चाहिए? क्या सुबह में निर्जला करना जरूरी है? तो यहाँ मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। हम क्या करते हैं, हम दूसरे की बातें सुन के, डॉक्टर्स ने क्या बोला, वो तो इतना पानी पीने के लिए बोल रहे हैं, ये लोग इतना पीने के लिए बोल रहे हैं, खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी सही है, थोड़ी थोड़ी गलत है। सब बातें सही नहीं हो सकती। देखो, हर व्यक्ति की डिमांड अलग होती है। आप रण में जाओ तो रण में हवा जो होती है वो भी सूखी होती है, भेज नहीं होता है। दोपहर को गर्मी ज्यादा लगती है, शाम को गर्मी कम होती है। अच्छा, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। कोई कफ प्रकृति वाला है, कोई पित्त वाला है, कोई वायु प्रकृति वाला है। अच्छा, कोई धूप में काम करता है पूरा दिन, कोई छांव में काम कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई एसी में काम कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो हमारे शरीर में करीब 65% के आसपास पानी है। ठीक है, तो 65% पानी शरीर में मेंटेन होना चाहिए। अब आप जो पानी पियोगे यहाँ से, वो स्टमक में जाएगा, स्टमक में से आंतों में जाएगा, आंतों में से खून में आएगा, और फिर खून में से या जरूरत के हिसाब से शरीर उसको मैनेज करता है। मान लो आपको ज्यादा धूप लग रही है, गर्मी ज्यादा लग रही है, तो आपकी स्किन के ऊपर से पसीने से वो ज्यादा निकालेगा। तो उसको पसीने से क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि गर्मी ज्यादा है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है और शरीर का टेम्परेचर कम है। अच्छा, बाहर ज्यादा है, अंदर शरीर में कम है, तो फिर उसको मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो क्या करेगी, पानी छोड़ के अपनी जो स्किन है उसको बाहर के टेम्परेचर से बचाती है। तो उस टाइम वो पानी ज्यादा छोड़ता है। अब शरीर में से पानी जैसे कम होता है, 2-3-4% कम होता है, तुरंत हमारा गला सूखना लगता है। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। अच्छा, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, अच्छा काम करोगे तो भी क्या होगा, तो भी शरीर में से शरीर में गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो उस टाइम भी आपका आपका शरीर का इवेपोरेशन जो है पानी का, वो ज्यादा क्वांटिटी में श्वास में भी निकल जाएगा, शरीर के पसीने से भी निकल जाएगा। फिर शरीर डिमांड करेगी कि पानी आप दे दो। अच्छा, आप चबा के खा रहे हो, आप खा रहे हो तो उस टाइम सलावा पैदा हो रही है। तो सलाइवा पैदा करने के लिए भी पानी चाहिए शरीर को। लिक्विड कहाँ से पैदा होगा? पानी तो चाहिए। अब आपकी सलाइवा को, आपकी लाल ग्रंथि को सलाइवा पैदा करना है और शरीर में पानी की क्वांटिटी कम है, पानी की क्वांटिटी कम है तो सलाइवा कम पैदा हो जाएगा। अच्छा, आप कुछ खा रहे हो तो जठर में जाएगा, जठर में जाएगा, उसको पाचक रस पैदा करने हैं, उसको खुराक को डाइल्यूट करना है, उसको उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना है, जो बड़ा है उसको थोड़ा सॉफ्ट करना है। तो हमारे शरीर में एसिड पैदा होता है जठर में, तो वो भी लिक्विड है। तो वो लिक्विड पैदा करने के लिए भी पानी चाहिए।
अच्छा, अब मान लो आपने ज्यादा मीठी चीज खा ली, शुगर ज्यादा खा ली, हाँ, आलू की सब्जी ज्यादा खा ली, चावल ज्यादा खा लिया। अब चावल ज्यादा खा लिया तो उसको ज्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी पैंक्रियाज को इंसुलिन पैदा करेगा। तो इंसुलिन पैदा करने के लिए भी पानी का कंटेंट चाहिए। तो पानी सब जगह है। हम आंख को भी खोल बंद करते हैं तो हमारी जो आई लीड है, ऊपर की जो कवर है, ये और आपके जो आंख का बॉल है, उसके बीच में भी लिक्विड रहता है, पानी रहता है। वो लिक्विड है इसीलिए घिसारा नहीं पड़ रहा है आपको, एकदम सॉफ्ट फीलिंग आती है आंखों को ग्वाड़ बंद करते हो तो। अब वहां पानी की कमी हो जाएगी तो आपको ये चिपक जाएगी। तो पानी शरीर तय करता है कितनी जरूरत है। शरीर मैनेज करता है, जैसी गर्मी ज्यादा है तो वहां भी इसकी इस्तेमाल कर लेगा। आप काम कर रहे हो तो पसीने से निकल जाएगा। हाँ, जो जरूरत है उसके हिसाब से शरीर उसको मैनेज करती है। अच्छा, आपको बुखार आया है तो उस टाइम शरीर शरीर क्या करता है, गर्म करता है। अब गर्म होगा है शरीर, तो शरीर गर्म हो रहा है तो साथ में पानी भी शरीर के से ऊपर से ज्यादा निकलने वाला है, गर्मी से निकलेगा है। तो उस टाइम आपको पानी का इंटेक चाहिए। तो यहाँ कच्चा खाने वाले और पकाए खाने वाले, तो कच्चा खाने वाले के शरीर में पानी की डिमांड अलग आ जाती है, पकाया खाने वाले की भी अलग आ जाती है। अच्छा, आपने मान लो गरम चीज ज्यादा खाई, गरम मसाले वाली, तीखी, तीखी ज्यादा खा लोगे तो भी गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो फिर करोगे और पसीना निकलना चालू हो जाएगा, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी तो भी पसीना शरीर में से ज्यादा निकलेगा, फिर आपको पानी मांगेगा। अच्छा, आप दाल चावल खाते हो गरम, तो वो तो पकाया है। अब पकाया दाल चावल खाया है, खाने के बाद और पानी शरीर मांगता है। जब दाल भी पानी वाली थी, चावल भी पानी वाले थे, दोनों खाया फिर भी आपको और पानी मांग रहा है शरीर। क्यों मांग रहा है? क्योंकि आपने दाल चावल जो खाई वो एसिड करके खाई। अब शरीर में एसिडिटी बढ़ती है तो शरीर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डिमांड करती है कि भाई आपके शरीर में खून में एसिड बढ़ रहा है, उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी डालो। तो हम जब पकाया खाते हैं तो इसके बाद हमको ज्यादा प्यास लगती है। आप कच्चा खा रहे हो, अब कच्चे में भी अलग अलग चीज है। मान लो आपने सिर्फ रसाहार किया, पत्तियों या फल के रस ही निकाल के पिए हैं। अब रस निकाल के पिए हैं तो उसमें तो 90%, 95% पानी का पोर्शन है। अब आपने 2-3 ग्लास रस पी लिया तो 200 ग्राम का आप रस पी रहे हो, तो इसमें से 90% तो पानी है, मतलब 180 ग्राम तो पानी पिया आपने। सिर्फ 220 या 40 ग्राम ही, 20-25 ग्राम ही आपने रॉ मटेरियल खाया, बाकी तो पानी पिया आपने। अब 3 ग्लास हरी पत्ती का रस पियोगे तो एक ही घंटे में, 3-4 घंटे में 3-4 ग्लास पियोगे तो आधे घंटे 1 घंटे में ही आपको पेशाब आ जाएगा यूरिन से। शरीर, क्योंकि शरीर को ज्यादा मिल गया है तो शरीर उसको निकाल देगा। तो अब आपने 3 ग्लास हरी पत्तियों के रस की जगह आपने पकाया खुराक खा लिया, लड्डू खा लिए या तीखी कोई चीज खा ली गरम गरम, तो फिर शरीर पानी मांगेगा उस टाइम। तो यहाँ कच्चा खाने वाले को पानी की डिमांड कम रहती है, क्योंकि 70 से 80-90% तक पानी के साथ ही खुराक जाता है। आप 1 किलो भोजन करते हो तो इसमें 70-80 700 से 800 ग्राम तो पानी गया, तो फिर आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने 1 ही किलो भोजन पकाया खाया है तो फिर शरीर पानी मांगेगा, क्योंकि पकाया खाया है वो मतलब एसिडिक है, एसिड बढ़ रहा है तो पानी मांगेगा। अच्छा, कब पीना चाहिए? सुबह में निर्जला जरूरी है? तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको जब भी शरीर को सुनना, सुनने का रखो, शरीर का फीलिंग को अनुभव करना रखो,
जैसे हम चलते हैं और थक लगता है तो हम बैठ जाते हैं, तो आपको पता चला है पैरों में थकावट आ गई है, तो आपको महसूस होता है उस टाइम। तो शरीर को प्यास लगी है तो गले में भी पता चलेगा। आपका गला सूखना लगे, हमने हमारे गले में भी तो पानी होती है। अच्छा, हम श्वास लेते हैं तो यहाँ अंदर जाता है, और अंदर का भाग जो है, अंदर यहाँ पीछे बीच बीच तक, मगज के बीच तक का हिस्सा है आंखों के बीच में, तो वहां वायु कोतर है, तो वो भी चिकनी जगह होती है, वहां भी बेस रहता है। तो ये बेस का काम क्या है, आप जो हवा ले रहे हो इसमें जो डस्ट आती है वो अंदर जाके, अंदर वायु कोतर में ऐसी ऐसी घूमेगी एडी टेढ़ी, तो वो कहीं ना कहीं स्किन के टच होके जाएगी चिकास को, और चिकास को टच होके जाएगी वो हवा, तो डस्ट वहां चिपक जाएगी, और आपके फेफड़ों में कचरा नहीं जाएगा। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कच्चा खा रहे हो तो पानी के साथ खा रहे हो, इसीलिए आपके शरीर को पानी की जरूरत कम पड़ेगी। आप पकाया खा रहे हो, पकाया खाने से पहले भी मैं बोलूंगा कि आपको मुंह में सलाइवा ज्यादा पैदा हो जाए, इसके लिए पकाया खाने से पहले ही आपको 15-20 मिनट पहले 1-2 ग्लास पानी पी लेना चाहिए, फिर आपको खाना बैठना चाहिए। 1-2 ग्लास पहले पी लो, 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा पानी पी के खाने को लिए बैठोगे तो उस टाइम आपके शरीर में पूर्णता क्वांटिटी में पानी होगा, तो आपकी सलाइवा पैदा होने में दिक्कत नहीं आएगी, मुंह में लार ज्यादा पैदा होगी, तो वो भी जरूरी है। अच्छा, खाना खाने के बाद जठर में भी उसको रस पैदा करना है, तो वो भी उसके लिए भी पानी की क्वांटिटी जरूरत के हिसाब से चाहिए शरीर में। तो जब आपको खाना है कुछ भी, इससे पहले आपको कम से कम 15-20 मिनट 1-2 ग्लास पानी पी लेना चाहिए। खाने के टाइम बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए। जितना खुराक पानी में जा रहा है वो लिक्विड होके जाना चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है, लिक्विड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना चबाओ कि वो प्रवाही हो जाए, फिर पियो। खाना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, खाना नहीं है, आपको पीना है, कोई भी चीज पीना है। ठीक है, तो ये खाने से पहले। अच्छा, खाने के बाद, अब जब आप पकाए खा रहे हो तो आपको 1 घंटे के बाद में, पौने घंटे और 1 घंटे के पास में आपका शरीर पानी मांगेगा, पकाया खाया है इसीलिए। क्यों? क्योंकि जठर में भी रस पैदा कर लिया पर डाइजेस्ट करने के लिए, तो वहां पानी क्वांटिटी चली गई। आपने पकाया खाया है मतलब एसिड खाया है, और मरी मसाला तो हो गए ही, गरम तीखी चीजें। अब तीखी चीज खाई है तो शरीर में और गर्मी होगी, गर्मी होगी तो पसीने से ज्यादा पानी इवेपोरेट हो रहा है, निकल रहा है, तो 1-आध घंटे के बाद आपके शरीर में पानी की डिमांड आएगी। तो पकाया खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन 1 घंटे पहले, पौने घंटे, 1 घंटे से पहले मत पियो। मान लो आपने पकाया खा लिया और तुरंत आप 2-3 ग्लास पानी पी ले हो, तो क्या होगा, जो जठर ने रस पैदा किया था खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए, वो खुराक का जो रस था, जो एसिड होता है, वो एसिड में पानी चला जाता है, तो एसिड की जो खुराक को पिघालने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, और वो कम हो जाती है तो आपका जो खुराक है वो बिना पचे, बिना डाइल्यूट हुए वो आंतों में आगे चला जाता है, फिर उसमें से शरीर कुछ ले नहीं पाता है। तो खाने के बाद आधा पौना घंटा 1 घंटा तक पीना नहीं चाहिए। आपका गला सूखे तब तक नहीं पीना चाहिए, 1 घंटा तो ध्यान रखना ही है, और इसके बाद भी आपको पीना चाहिए। ठीक है, तो आप कच्चा खाया है आपने, अब कच्चा में 60-70-80% पानी वाला ही खाया है, तो आपको 1 घंटा क्या 3 घंटे के बाद भी प्यास लगेगी ही नहीं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शरीर को सुनना रखो, शरीर को देखना रखो, शरीर को समझना रखो। शरीर जो सिग्नल देती है वो आपको पता होना जाना चाहिए।
धूप में और छाए में खड़े हो, अब तो एक थोड़ा अंतर, जैसे धूप में से छाए में से बाहर आ गए और आपको सनलाइट आपके शरीर पे पड़ रही है, तो आपका उसका भी फीलिंग आपके शरीर पे आना चाहिए, और आप छाए में आ रहे हैं तो उसका फीलिंग भी आपको आना चाहिए। मतलब प्रकाश की भी इफेक्ट आपके शरीर पे पता चल जानी चाहिए। ठंडी हवा आती हो, गर्म हवा आती हो, तो इससे भी आपको पता चल जाना चाहिए। आप कहीं जा रहे हो और वहां से कोई बास आ रही है, बदबू आ रही है, या सुगंधी वाली बदबू आ रही है, सुगंधी आ रही है हवा, तो इससे भी आपको तुरंत इफेक्ट आ जानी चाहिए। अरे कुछ जल रहा है, अरे ये अद्भुत फूल की या गुलाब की सुगंधी आ रही है, मोगरे की सुगंधी आ रही है, वो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए। कई लोग तो ऐसे है, पास में छाए है और यहाँ धूप में खड़े खड़े बातें करते हैं, हाँ पसीना निकल रहा है, लेकिन उनको इतना पता नहीं चलता है कि ये पास में दो डग बाजू बाजू में छाए है, तो वहां खड़े रह के बातें करें। ऐसी भी इफेक्ट आती नहीं है। मतलब शरीर के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, शरीर क्या बता रही है उसको उसको समझ ही नहीं आती है। ऐसे लोगों बहुत हैरान होते हैं, हाँ वो हैरान होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, शरीर के ऊपर कुछ भी हो रहा है तुरंत आपको अलर्टनेस आ जानी चाहिए, तुरंत आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पानी के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे शरीर मांगता है तुरंत आप पानी पी लो, नहीं मांगे तब तक मत पियो। अच्छा, शरीर में एक व्यवस्था है दूसरा, कि आप यहां से पानी पियोगे मुंह से, तो वो पानी स्टमक में जाएगा, वहां से छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में से पूरा पानी खून में चला जाएगा, और खून में गया हुआ पानी या तो जरूरत से ज्यादा है तो यूरिन से निकाल देगा, पसीने से निकाल देगा, ये दो रास्ते से शरीर उसको मैनेज कर लेगी। ज्यादा है तो यूरिन निकाल देगा, ठीक है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा रखेगा भी नहीं शरीर, आप पियोगे तो भी शरीर उसको रहने वाला नहीं है, वो निकाल ही देने वाला है। ठीक है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि साहब पथरी वाले को तो बहुत पानी पीना चाहिए, तो मैं यहाँ ये बोलूंगा कि भाई आप ज्यादा पानी पियो, उसका फायदा आपको क्या होता है, पथरी जो जो क्षार आपने खाया है वो स्केलिंग होके पथरी में कन्वर्ट हो जाए, इससे पहले वो निकल जाए। लेकिन जो पथरी हो चुकी है वो पिघलने का काम पानी का नहीं है, ये भी ध्यान रखो। पथरी वाले पानी ज्यादा पीते हैं तो पथरी पिघलता नहीं है, पथरी पिघलनी है तो आपको पानी में एसिड चाहिए, एसिडिक पानी चाहिए। मतलब आपको खट्टे फल का रस पीना पड़े, आपको नींबू पानी पीना पड़े, आप नींबू पानी ज्यादा पिए, पुष्कर पिए, आपकी पथरी ऐसी सॉफ्ट हो जाएगी कोयले जैसी, और वो पिघल के एक ही दिन में या 2 दिन में निकल जाएगी। उसको पिघलने का काम करना पड़ेगा। पानी आपकी पथरी का पिघलने का काम नहीं करती है। पानी वाला कौन सा चाहिए, एसिड, मतलब खट्टी, खट्टे फल जो है ना वो अल्कलाइन नहीं है, वो एसिडिक है, लेकिन वो नेचुरल है, और नेचुरल एसिड हमारे शरीर के लिए अच्छा है। फिर आपको पथरी पिघलनी हो और एसिड पी जाओ, ऐसा नहीं करना, ऐसा मत करना। हाँ, तो वो भी ध्यान रखो, वो पथरी तो पिघालेगा लेकिन साथ में दूसरी चीजें भी पिघाल देगा, किडनी को भी पिघाल देगा, अरे किडनी तक पहुंचेगा ही नहीं, आपकी आंत को ही पिघाल देगी। ठीक है, तो ये जो है ना ये पानी, उसके ऊपर आपको खास ये छोटी बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, पानी कितने टीडीएस का पीना चाहिए, तो पानी जो है वो हमारे हिसाब से आप पियो तो स्वाद में आपको टेस्टी लगना चाहिए, टेस्टी। अब टेस्ट किसका होता है, क्षार का, टीडीएस का। अच्छा, आप जो पानी पी रहे हो घर पे, जो आपने आरओ प्लांट लगाया है, वो आरओ प्लांट टेस्टी नहीं होता है उसका पानी। क्यों, क्योंकि वो 50 टीडीएस का होता है। तो 50 टीडीएस वाला पानी आप पियोगे तो वो कड़वा लगेगा, मीठा भी नहीं लगेगा, पानी भाएगा भी नहीं आपको। आप झील का पानी पीते हो, नदी का पानी पीते हो, तो वो टेस्टी होता है। क्यों,
क्योंकि उसके अंदर क्षार होता है। कम से कम 70-80 से लेके 150-200 तक क्षार की लिमिट होती है झील में या नदी के पानी में। तो 150 के आसपास का जो पानी है पीने लायक है। मैक्सिमम 300 टीडीएस वाला भी पानी आप पी सकते हो, और जहां ज्यादा क्षार है तो वहां 500 टीडीएस वाला भी है तो आप पी सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ज्यादा 500 वाला है, हर रोज 500 का नहीं चाहिए, 300 से 500 वाला आप पी सकते हो। लेकिन 500 से ज्यादा है तो वो क्षार आपको कम करना है, वो ध्यान रखना है। अच्छा, पानी में जो पिघला हुआ क्षार है वो वो गर्म होता है तो आपको नुकसान करता है, लेकिन नेचुरल फॉर्म में है तो वो आपको कोई नुकसान करता नहीं है, और स्वाद भी आपको टेस्टी बनाता है। तो हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना है क्षार का, कि जो आप नमक डाल रहे हो तो वो पूरा 100% क्षार है। तो आप रसोई बनाते हो, उसके अंदर जब आप नमक डालते हो तो वो क्षार गर्म हो जाता है, और गर्म हुआ क्षार जब शरीर में जाता है तो स्केलिंग करता है, वो स्टोन कन्वर्ट होता है, पथरी में किडनी करती है, आपको मोतियाबिंद में कन्वर्ट हो जाता है। किसी को हार्ट की जो आर्टरीज है उसके अंदर स्केलिंग होके वो कड़क हो जाती है, कैल्सिनेशन हो जाता है। तो ये सारी समस्या ये नमक की है। नमक जो गर्म होकर शरीर में जाता है वो नुकसान करता है। आपको जब भी नमक खाना है तो नमक का इस्तेमाल हमेशा रसोई बन जाने के बाद ही करना चाहिए। आपकी रसोई हो गई फिर बाद में उसके ऊपर छांट के खाओ, लेकिन नमक अंदर डाल के पकाओ मत, इससे फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही है। ये आपको बात याद रखनी है, इससे फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पानी का रहा क्षार, वो जब गर्म होता है तभी नुकसान करता है। 150, 200, 250 टीडीएस वाला पानी आप पी सकते हो, और वही पियोगे तो मीठा लगेगा, और आपके शरीर में जो जरूरी मिनरल्स है वो वहां से पूरे हो जाएंगे। हाँ, जो आरओ का जो पानी होता है वो 50 टीडीएस का होता है, वो शरीर में जरूरी मिनरल्स तो नहीं देता है, लेकिन शरीर को जब जरूरत पड़ती है तो शरीर की हड्डियों से खींच लेता है और आपकी हड्डी को सॉफ्ट कर देती है। तो आरओ का पानी 50 टीडीएस वाला मत पियो। आपके पास आरओ है तो आप जो मैकेनिक आता है मेंटेनेंस वाला, रिपेयरिंग वाला, उसको बोलो वो टीडीएस मीटर लेके आए और उसको चेक करके 150 टीडीएस का ही करके दे। उसका सेटिंग ऐसा करे कि 150 टीडीएस तक का पानी आने दे। और हमारे गुजरात में तो शायद ऐसी जगह बाकी है थोड़ी कहीं जहाँ नर्मदा का पानी नहीं हो। ज्यादातर सब जगह नदियों का पानी पहुंच चुका है, और बोरवेल से पानी लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, बारिश का नदियों में जाता है और वही ज्यादातर मिल जाता है। तो पहले समस्याएं ज्यादा थी, और अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटियों में तो 100% नर्मदा का ही पानी मिल रहा है, और नदी भी नर्मदा के पानी से भरी हुई रहती है। तो वो पानी अच्छा है, सरकार ने इसमें काफी अच्छा काम कर दिया है। तो ये पानी आपका ये खास होना चाहिए। पानी आरओ की जरूरत नहीं है। यहाँ गुजरात में तो अहमदाबाद गांधीनगर में तो हमको जरूरत महसूस होती नहीं है, हमने तो आरओ रखा ही नहीं है, सिर्फ फिल्टर रखा है। फिल्टर में भी यूवी फिल्टर मत रखिए, आपको रखना है तो अभी एडवांस आ गया है। एडवांस तो एडवांस होता है, अल्ट्रा फाइन फिल्टर आते हैं जो सूक्ष्म बैक्टीरिया और वायरस को भी बाहर निकाल देता है, वायरस को अंदर आने नहीं देता है पानी के अंदर। इतना अल्ट्रा फाइन फिल्टर आ चुके हैं, तो वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए फिल्टर में, वाटर फिल्टर में। ठीक है, तो पानी जब गर्म होता है तभी क्षार करता है। और इसका एग्जाम्पल पहले भी मैं एक बार शायद दिया है। आप जहाँ क्षारीय पानी है ज्यादा, और जहाँ हमारे गुजरात में तो नॉर्थ गुजरात है, कच्छ का इलाका है, वहाँ जमीन में से जो पानी निकलता है वो ज्यादा क्षार वाला होता है। तो वहाँ खेत में जब खेडूत पानी डालता है तो वो सूख जाने के बाद जमीन के ऊपर क्षार की पोपड़ी बन जाती है, और वो पानी जमीन में से जो निकाला है वो 2-2.5 हजार का टीडीएस का होता है, तो वो भी वो क्षार बना देता है जमीन के ऊपर। लेकिन आप दरिया किनारे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, तो वहाँ चौपाटी पे आपको क्षार दिखता नहीं है, मीठा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है?
और समुद्र का पानी तो 10,000 12,000 टीडीएस का होता है, फिर भी वहां आपको क्षार नहीं दिखेगा। और यहाँ खेतों में 2,000 2,500 वाला जो पानी ट्यूबवेल में से निकलता है, वो जमीन के ऊपर क्षार के पोपड़े बनाते हैं। तो क्षार के पोपड़े तो दरिया किनारे ज्यादा मिलने चाहिए, यहाँ नहीं मिलने चाहिए, लेकिन उल्टा है। तो इसका कारण ये है कि नदी जो दरिया का पानी है वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में है कि सूर्य की गर्मी भी उसको 1 डिग्री भी गर्म नहीं कर पाता है। और आप जो जमीन में से पानी निकाल रहे हो वो जमीन की गर्मी लेके आता है, तो वो गर्म होके आ रहा है। इसीलिए गर्म हुआ टीडीएस वो स्केलिंग जल्दी करता है, वो पाइपलाइन के अंदर भी क्षार की पोपड़ी लगा के पाइपलाइन को अंदर से छोटी कर देता है। तो ये स्केलिंग हो जाता है इसके कारण से। तो पानी जब मांगे शरीर तब पीना चाहिए। अच्छा, उपवास में पानी नहीं पीने की क्यों है? तो हम उपवास के टाइम ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप निर्जला उपवास कर रहे हो तो आपको एनिमा लेते रहना है, हर 2 घंटे एनिमा लेते रहो। तो एनिमा से क्या होगा, आप आंतों में पीछे से पानी डालोगे तो आपकी बड़ी आंत में से जरूरत होगी इतना ही पानी ले लेगा, और मुंह से पानी पियोगे तो जो यहां से डाला हो पूरा खून में जाएगा। और पीछे से क्या होगा, शरीर को जरूरत होगी इतना ही लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा पानी। तो ये बेनिफिट आपको अलग से मिलता है। अच्छा, सुबह में जो लोग एनिमा लेते हैं उसको दोपहर तक पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एनिमा लिया है तो शरीर को जो जरूरत है इतना पानी ऑलरेडी मिल चुका है। इसीलिए दोपहर तक निर्जला के लिए हम बोलते हैं कि भाई आप निर्जला करो, मांगेगा ही नहीं। और मान लो आपने सुबह से दोपहर तक खाना नहीं है, लेकिन आप धूप में काम कर रहे हो और आपको प्यास लगी है, तो फिर पीना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो निर्जला का मतलब ये नहीं है कि भाई आप काम कर रहे हो धूप में और पसीना पसीना हो चुके हो और शरीर सूख रहा है और गला सूख रहा है और आप पानी न पियो, ऐसा करना नहीं है। उस टाइम आपको पानी पी लेना है। तो खाने से पहले 15 मिनट पानी पी लो, खाने के बाद 1 घंटे के बाद पानी पियो। कच्चा खाया है तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, और पड़े मांगे तो शरीर को देना है। पकाया खाया है तो चौक्कस आपको 1 घंटे बाद पानी पीना है, वो जरूरी रहता है। ठीक है। और सुबह में जो लोग एनिमा नहीं लेते हैं और उनको पेट साफ करना है, तो वो लोग 1 ग्लास या 2 ग्लास सहज वार्म सहज थोड़ा वार्म वाटर वो पी के हमारे पेट को साफ कर सकते हैं। तो जो लोग एनिमा नहीं ले रहे हैं वो लोग पेट साफ करने के लिए पानी पी सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई नहीं आपको दोपहर तक कुछ खाना पीना नहीं है। ठीक है। शरीर मांगे तब देना है, नहीं मांगे तब तक नहीं देना है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये पानी के ऊपर काफी बातें हमारी हो गई। दूसरा एक प्रश्न है, सर मेरी एज है 59, मेल हूँ मैं, 68 केजी वजन है, हैविंग बीपी डायबिटीज सिंस 3 डेज। डायबिटीज और बीपी का पेशेंट है वो, 59 साल की उम्र है उसकी और 68 केजी वजन है। सिंस 3 डेज आई एम हैविंग इनडाइजेशन प्रॉब्लम। 3 दिन से मुझे इनडाइजेशन हो रहा है, इन विच इफ वॉट एवर आई ईट देन बिग ओडकार्स कम फ्रॉम माई माउथ। मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो बड़े ओडकार आ रहे हैं। सो प्लीज इन्फॉर्म मी इट सॉल्यूशन। कन्नू भाई करके है अहमदाबाद के। और ओडकार का मतलब वो बोल रहे हैं गैस हो रही है, मुंह से गैस निकल रही है। तो आप एनडीएस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसके बारे में आपने कुछ लिखा नहीं है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि भी आप एनडीएस वाले ही हो, एनडीएस कर रहे हो और आपको ये समस्या आई है। तो ये जो मुंह से जो गैस बाहर निकलती है वो आपकी जठर में जो गैस बनती है वो गैस आपको यहां से बाहर निकालने का उड़कार बोलते हैं हम। तो आपकी जो अन्न नली है और जठर के बीच में एक छोटा सा वाल होता है, ऊपर से खुराक अंदर जा सकता है, अंदर से वापस नहीं आना चाहिए। तो आपका ये जो अन्न नली है और जठर है उसके पॉइंट के ऊपर जो छोटा वाल है अन्न नली के अंदर, वो लूज हो गया हो, वो बिगड़ गया हो तो उड़कार ज्यादा आते हैं। दूसरा, जठर में ज्यादा गैस इकट्ठा हो जाती है तभी आते हैं, क्योंकि उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। क्योंकि छोटी आंत में तो काफी 25-28 फुट लंबा है, तो वहां तो बेच के शरीर बाहर निकल नहीं सकता, तो फिर वो यहाँ से ऊपर से निकालेगा। तो आपके जठर में
गैस बन रही है या तो आपके जठर का जो वाल्व है वो खराब हुआ है। ये दो कारण है। अच्छा, गैस के कारण उठकर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, हम जो तड़का लगाने के लिए हींग का इस्तेमाल करते हैं, आधी चम्मच हींग लेनी है, आधी वाट की पानी लेना है, अंदर डाल के मिक्स कर लेना है, पी लेना है, ऊपर से थोड़ा पानी पी लेना है। और आपको लेफ्ट साइड में लेट के रहना है थोड़ी देर, 10 मिनट। आप इमीडिएट 5 ही मिनट में आपके स्टमक में इकट्ठा हुआ गैस निकल जाएगा। तो गैस होना नहीं चाहिए, आपके जठर में गैस हो रही है, वो आपको उड़कर ला रही है। तो गैस सडन से होती है। आप पकाया ज्यादा खा लेते हो, ज्यादा पक गए फल खाते हो, खराब कच्चे में भी बिगड़ गई चीजें खा लेते हो, चिकनी वाली। कई बार क्या होती है, बारिश में हम पत्तियां लाते हैं तो ऊपर चिकास होती है, तो वो चिकास वाली मतलब बिगड़ गई हुई आ, खुराक आप कच्चे में खाते हैं तो ये समस्या आती है। तो ज्यादा पकाया और ऐसी बिगड़ी हुई चीजें मत खाइए, बासी खुराक मत खाइए। पकाया में जो प्रोटीन वाली जो दालें होती है वो भी ज्यादा मत खाइए, ठीक है। और ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हींग का प्रयोग आप कर सकते हो। हाँ, ये तो सब लोगों को पता ही है कि भी बच्चे को जब गैस होती है तो वो इसकी नाभि में हींग भरने की हमारी पुरानी परंपरा रही है। तो इसमें चबा के खाने की आदत डालो। पकाया, सड़ा हुआ, बासी और ज्यादा पक गए फल मत खाइए। ज्यादा मीठा चीजें खाने से भी गैस होती है, क्योंकि मीठी चीजें जल्दी सडन हो जाती है, ठीक है। तो मीठे फल भी ज्यादा मत खाया करो, ये आपको ध्यान रखना है। ये योगाहार जो है, इसमें शरीर सफाई, आपकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा, छोटी आंत के लिए मल शुद्धि, ये इस्तेमाल करो। आपका खुराक जो है वो 3 प्रकार का चाहिए। वो हमारा ये पूरा चार्ट है, उसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो आहार का इंजीनियरिंग खास आपको ध्यान रखना है। हरी पत्ती सबसे ज्यादा हर रोज खाती ही रहनी है, 2-3 गिलास तो हर रोज पीना ही है। खुराक अल्कलाइन मतलब कच्चा खाना है। आपको पत्ती में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। वजन वाला खुराक जो है, भारी खुराक, वो ताकत देगा। ताकत वाला खुराक ऐसा नहीं खाना है कि जो शरीर में जाके पड़ा रहे और ज्यादा नुकसान करे। मतलब तेल, रिफाइंड तेल जो है वो ताकत वाला है, लेकिन शरीर जल्दी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसको खर्च करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर भी नहीं खर्च कर पाएगी शरीर, तो वो ब्लॉकेज करता है। तो ऐसे ताकत वाला ज्यादा तेली चीजें, ताकत वाली ज्यादा मत खाइए। और खानी है तो वो रॉ फॉर्म में खाइए, कच्ची घानी का तेल खाइए, उसको तड़का लगा के फ्राई करके खाना चाहिए नहीं। खून की सफाई रहे इसके लिए आप हर रोज एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कीजिए, या तो एक टाइम उपवास करके आपके शरीर की सफाई रखो, ठीक है। स्वाद भी अलग अलग काम करते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में लेना है हर रोज। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, आप छोटी छोटी बातें का ध्यान रखो, आपके शरीर को ठीक रखो। ई बुक, योगाहार की ई बुक अमेजोन किंडल पे अवेलेबल है। रेसिपी बुक भी ई किंडल पे अवेलेबल है ई बुक में। और ये हमारी योगाहार गुजराती जो बुक है वो आपको अमेजोन पे भी फिजिकल बुक चाहिए तो वो भी प्रिंटेड बुक भी मिल जाएगी। उसके अंदर रेसिपी और आहार का इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट और योग शास्त्र तीनों शामिल है। तो आप वो हमारे पास से मंगवा सकते हो। योगाहार किट होती है, वो किट के अंदर शरीर सफाई की 2 चीजें, एनिमा और मल शुद्धि। आपकी शरीर की कारीगर और न्यूट्रिशन रिपेयरिंग का सामान, न्यूट्रिशन के लिए हरी पत्तियों का पाउडर आपको ये बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर सारी बातें लिखी हुई है। आगे नाइलॉन स्ट्रेनर आता है जो छन्नी होती है बड़ी साइज की, तो आपको जूस या वेजिटेबल्स दूध बनाने के काम में आती है। और लास्ट में इमली के दाने जो आपको मुंह में सलाइवा पैदा करने के लिए काम नहीं है। तो हमारे शरीर में सफाई चाहिए, मुंह की लार पैदा होनी चाहिए, शरीर को कारीगर और न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो ये सारी चीज इकट्ठा करके हमने किट बनाई है। तो इतनी किट आप मंगवा के अपना काम, एमडीएस का प्रोग्राम आप कर सकते हो। तो ये आपको गुजरात में या इंडिया में कहीं भी मंगवाओ, आपको फ्री डिलीवरी में पहुंच जाएगा। योगाहार के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल है, वहां आप जाइए और वहां योगाहार का पूरा कोर्स हिंदी में
करके प्ले लिस्ट है, तो उसके 12 वीडियो जो नए लोग हैं एक बार देख ले, या लिंक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके मंगवा सकते हो। हमारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हर रोज 2 घंटे का सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट, अहमदाबाद में ये बताया हुआ शाहीबाग डफनाला का एड्रेस है, वहाँ हर रोज फ्री होता है। आप किसी को भी वहाँ भेज सकते हो और 2 घंटे का लेक्चर अटेंड करने के लिए बोल सकते हो। फूड विथ लाइफ की हमारी दूसरी जो चैनल है, वहाँ आपको अलग अलग रेसिपी मिल जाएगी, जो रॉ फूड वाली और रात को एक टाइम पकाया वाली भी वहीं से आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी, तो आप ये भी देखते रहिए। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ, और एक छोटा सा मैसेज भी है, वो भी आप ध्यान में रखिए। आप कुछ नया प्रिंट करवाने वाले हो तो ऐसी एक छोटा सा सोशल मैसेज प्रिंट करवा लेना, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।